Today I am going to start grade 7 fourth chapter of geography air. So let's start our topic air. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. तो एयर पार्ट जो एटमॉस्फेयर है हमने पहले भी चैप्टर कर किया था, उसमें चारों पार्ट आए थे, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। चारों पार्ट थे, उसमें से एटमॉस्फेयर एयर पार्ट है, तो इस चैप्टर में पूरा एयर से रिलेटेड रहेगा। All living being on this earth depends on the atmosphere for their survival। तो हर कोई जीव जंतु जो भी है वो एयर के ऊपर ही डिपेंड करता है रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। इट प्रोवाइड्स अस It provide us the air we breathe and protect us from the harmful effect of the sun rays। तो ये हमें एयर प्रोवाइड करता है ब्रीथ लेने के लिए, एंड हार्मफुल जो गैसेस हैं जो सन की रेंजेस आती है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night। अगर ये ब्लैंकेट ना हो, प्रोटेक्शन वाली ब्लैंकेट ये ना हो, तो इसके बिना हम लोग बेक्ड हो जाए, जिंदा ही बेक्ड हो जाएंगे हीट की वजह से, और रात के टाइम पे हम पूरे फ्रीज हो जाएं अगर ये ब्लैंकेट ना हो तो। सो इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल। तो रहने के लिए योग बनाती है ये वाली ब्लैंकेट जो है अर्थ के ऊपर टेम्परेचर को। कंपोजिशन ऑफ द एटमोस्फियर। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमोसफियर। जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों ही बल्क बनाती हैं एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। तो बाकी सारी जो है, ये जो इनके नाम मैंने बोले अभी, वो सारे के सारे क्या हैं, कम क्वांटिटी में मिलती हैं। Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air। छोटे छोटे धूल के कण भी होते हैं हमारी एयर में। The pie chart gives you the percentage of different constituents of air। तो आपको जो पाई चार्ट दिख रहा है उसकी वजह से आपको क्लियर पता चल जाएगा कितनी मात्रा किस चीज़ की है। जो नाइट्रोजन है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है। रेस्ट ऑफ द जो चीज़ें आप देख सकते हो, ऑर्गन्स है 0.93%, जीरो से भी मतलब वन के अराउंड आ जाता है, ये तो बिल्कुल कम है। 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, एंड 0.04% ऑल अदर्स। जो भी और हमने बोली है बहुत लेस है, जो भी इसमें आ रही है वो ये वाला है 0.4% में। ओके, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर, सबसे ज़्यादा है। व्हेन वी इनहेल we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it। तो जब हमें कोई कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है बॉडी की, जैसे कि, तो हम इनहेल होता है। कैसे इनहेल होगा? नाइट्रोजन की अमाउंट की वजह से मेरे लंग्स में जाएंगी, बॉडी उसको अंदर लेगी, फिर एक्सहेल करेगी, तो ये सारी चीज़ें। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स को भी चाहिए नाइट्रोजन, एंड cannot take they cannot take nitrogen directly from the air। Bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change its form so they plants can use it। तो डायरेक्टली जो प्लांट्स हैं उसको नहीं ले पाते, बट जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो रूट्स के थ्रू इनके जो टर्न करके भेजते हैं, जो इनको जो चीज़ चाहिए उसको चेंज करके उस फॉर्म में भेजते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस, ये 21 है, ये 78 थी। एंड ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज they breathe। Green plants produce oxygen during photosynthesis। In this way, oxygen content in the air remains constant। If we cut trees, then this balance gets disturbed। तो आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमंस भी लेते हैं, प्लांट्स भी लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं।
तो ऑक्सीजन जो बाहर निकालते हैं वो कौन निकालते हैं, प्लांट्स निकालते हैं। तो अगर प्लांट्स की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, प्लांट्स ज्यादा कट हो जाएंगे, तो इनका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इम्पॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, हरे पत्ते जो हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फूड की के लिए यूज करते हैं, अपना फूड बनाने के लिए रिलीज करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं दिन के टाइम में। ह्यूमन और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ही एनिमल्स भी ह्यूमन भी दोनों ही रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, बट प्लांट्स जो हैं वो लेते हैं दिन के टाइम पे और छोड़ते हैं ऑक्सीजन जो हमें चाहिए, एनिमल्स को चाहिए। The amount of carbon dioxide released by human or animal seems to be equal to the amount used by the plant, which make a perfect balance. However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड इनकी वजह से भी बनती है, जो हम बहुत सारा फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हमारे चल रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज है, ऑयल बर्न हो रहा है, कोला बर्न हो रहा है, ये सारी चीजें दे एड बिलियंस ऑफ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। बिलियंस ऑफ टन, तो कितनी ज्यादा मात्रा इसकी एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रही है हर साल। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इफेक्टेड द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। इसके रिजल्ट की वजह से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इफेक्ट कर रही है अर्थ का जो क्लाइमेट जो है और वेदर उनको। आपको पता है जो आपकी बारिश के टाइम पे बारिश नहीं आती, अपोजिट टाइम पे बारिश आ जाती है, ठंड के टाइम पे उतनी ठंड नहीं पड़ती, गर्मी के टाइम पे उतनी गर्मी नहीं पड़ रही, वहाँ उस टाइम पे ज़्यादा फ्लड वगैरह आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो यहाँ पे भी आपके लिखा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से पूरा का पूरा जो आपका पानी है, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं। Structure of the atmosphere. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth surface. मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था ये इसके बारे में। These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So ये आपकी लेयर्स हैं। जो ट्रोपोस्फेयर है टॉप से स्टार्ट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर मिड में जाती है, एंड थर्मोस्फेयर जो है क्लाउड सी जैसे थर्मोकोल जैसे बदल होते हैं, थर्मोस्फेयर, एंड एक्सोस्फेयर एग्जिट हो जाती है एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर्स हैं आपकी। ट्रोपोस्फेयर द लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। इट एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। उसकी एवरेज हाइट जो है वो 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorms occur in this layer. तो जो ट्रोपोस्फियर है अर्थ के टॉप पे है, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे है। तो ये इसकी हाइट जो है 13 किलोमीटर तक है। 13 किलोमीटर ऊपर तक जो है इसकी लेयर है। एंड जो एयर है वो ब्रीथ करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर मिलती है हमें, इसी एरिया में 13 किलोमीटर के एरिया में, ट्रोपोस्फियर में। एंड जो उसका वेदर है उसमें ही रेनफॉल होती है, फोग भी इसी में आती, जिसे जैसे कि हेल स्टॉर्म्स हैं, वो भी यहाँ पे ही होते हैं। हर चीज़ जो लाइफ में आप देख रहे हो वो आपकी ट्रोपोस्फेयर में ही लाई कर रही है। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। वो 13 थी, ये 50 किलोमीटर तक है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effect of sun rays. तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसमें जो है आपके 50 किलोमीटर तक जो है आपका एरिया। तो ये जो लेयर है 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट जाती है, क्लाउड्स से फ्री है ये, एंड इसके अंदर वेदर भी होता है। कंडीशन जो है इसकी, इसमें आप एरोप्लेन भी फ्लाई कर सकते हो, एंड इसी में ओजोन लेयर आती है जो आपको हार्मफुल गैसेस से प्रोटेक्ट करती है। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें है।
50 किलोमीटर तक लाई करती है, क्लाउड से फ्री है एंड एरोप्लेन आप फ्लाई कर सकते हो इसमें। एंड ओजोन लेयर आती है, तो ये ओजोन लेयर जो है हार्मफुल गैसेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ये सारी चीज़ें लाई करती हैं। नेक्स्ट है मेसोस्फियर, जो मिड में आती है। ये तो हो गया टॉप से स्टार्ट होके अभी मिड में आते हैं हम। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर लाई करती है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। फर्स्ट 13 थी, सेकेंड 50 है, नेक्स्ट अभी 80 किलोमीटर होगी। तो मेटोइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन द एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। तो जो आपकी स्पेस में छोड़े जाते हैं, स्पेस में जो भी चीज़ें छोड़ी जाती हैं, जैसे कि हम देखते हैं ऊपर ये वाला एरिया जो है आपका मेसोस्फियर का, ये सारा स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर मेसोस्फियर मेसोपॉज तक आता है। ये भी इसमें अच्छे से क्लियर हो जा रहा है आपका कि मेसोपॉज कहाँ है, स्ट्रेटोपॉज कहाँ है, वो वाला। तो यहाँ पे जो मेट्रॉइड्स हैं वो बर्न होते हैं और उसकी उसी लेयर में एंटर होते हैं आपके स्पेस, ये वाले एरिया में मेसोस्फियर में मिड में आ जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जाता है। एरोप्लेन तो यहाँ तक रहते हैं, उसके आगे तो आपके जो भी स्पेसशिप भेजोगे आप वहाँ पे, वो तो आपके आगे ऊपर ही जाते हैं ना, एंटर करते हैं, मून तक भी आप लोग पहुँचते हो, वो सारी चीज़ें कि अर्थ से बाहर ही चले जाते हो। ठीक है, इसकी 80 किलोमीटर है और मेट्रॉइड्स जो हैं बर्न अप करते हैं। आपने एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड सब कुछ पढ़ा है। वो जो मेट्रॉइड्स हैं वो बर्न होते हैं, वो आपको इसी लेयर में दिखते हैं, जैसे तारा टूट रहा है, वो सारी चीज़ें कह रही मैं। दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, स्पेस की एंट्रेंस की ये आपकी स्पेस को जाने के लिए एंटरिंग पॉइंट है ये। थर्मोस्फेयर, इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। तो टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, रैपिडली हो जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, इंक्रीज होता है। Ionosphere is a part of this layer. It extends between 80 to 400 kilometers. This layer help in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layers. तो आपका थर्मोस्फेयर जो है, जिसे हम थर्मोकोल जैसा कहते हैं, क्लाउड्स नहीं होते इसमें, बट थर्मोकोल जैसे क्लाउड्स हैं, तो उससे आप याद रख सकते हो कि एंड में आ रही है, मतलब एग्जिट से पहले आ रही है। थर्मोस्फियर टेम्परेचर को राइज कर रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है। इनोस्फेयर जो है वो पार्ट है इस लेयर का, एक्सटेंड करती है बिटवीन 80 टू 400। पहली हमारी 13 किलोमीटर, सेकेंड वाली 50 किलोमीटर, थर्ड वाली आपकी 80 किलोमीटर, और ये 80 से लेके 400 किलोमीटर तक है इसकी लेयर की जो हाइट है वो जाती है। और टेम्परेचर जो हाइट रैपिडली से बहुत तेजी से बढ़ता है इसमें। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 80 से लेके 400 तक कितना लंबा टाइम पीरियड हो गया इसका। ये रेडियो ट्रांसमिशन का भी जो भी आपको सुनाई देता है रेडियो के थ्रू, आप वॉच करते हो, फोन पे वॉच करते हो, और आपके टीवी पे वॉच करते हो, वो सारी चीज़ें सुनते हो, वो सारी चीज़ें आपकी इसी लेयर में पैदा होती हैं, इसी लेयर में जाके बनती हैं। एक्सोस्फेयर है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। एग्जिट हो गया एक्सोस्फेयर, एंड दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। यहाँ पे बहुत पतली एयर होती है, थिन एयर होती है। लाइट gases like helium and hydrogen float in the space from here। तो स्पेस से ये यहाँ पे हीलियम एंड हाइड्रोजन दोनों ही फ्लोट करती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है वेदर एंड क्लाइमेट। वहाँ अगर आप देखोगे एयर की वजह से वेदर एंड क्लाइमेट क्या है। इट इज़ गोइंग टू रेन टूडे, अगर रेन आ रही है तो अब आपको टुडे का पता चल गया। इट विल बी ब्राइट एंड सनी टुडे, अगर यहाँ पे ब्राइट है, सनी है। हाउ मेनी टाइम्स have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of the one-day match? If we imagine our body to be a radio and the mind is speaker, whether it's something that fiddles with its control knobs, whether is this R2R day-to-day condition of the atmosphere, a hot or humid weather maybe make one irritable, a pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day.
However, the average weather condition of the place for a longer period of time represent the climate of a place. Now do you understand why we have a daily weather forecast? तो डिफरेंट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट आपको समझ आ गया होगा। फर्स्टली ये क्या है कि आपका जो डेली का टाइम चेंज होता है, डेली आपने सुबह आपने बारिश देखी, दोपहर को सन निकल आया, बहुत ब्राइट हो गया, और अच्छी अच्छी जो धुनें निकल रही है वो आपको सुनाई दे रही है, क्योंकि क्लाइमेट क्लियर हो गया आपका, वेदर क्लियर हो गया आपका। डेली आर टू आर चेंज हो रहा है, आज कुछ और है, कल कुछ और है, ऐसे में जो चेंज होता है वो आपका वेदर है। अगर वो वेदर कंटिन्यूसली सेम है, जैसे कि विंटर सीजन आता है, वो आपका कंटिन्यूसली लॉन्गर पीरियड टाइम तक चलता है, एंड स्प्रिंग सीजन लॉन्गर टाइम तक, ऑटम चल रहा है, स्प्रिंग चल रहा है, समर चल रहा है, वो आपका लॉन्ग टाइम पीरियड तक चल रहा है, दैट इज क्लाइमेट। जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिफरेंस क्रिएट करता है कि आपका जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है। और आपको ये समझ आया होगा कि जो वेदर फोरकास्ट क्यों होती है, क्योंकि वेदर तो आज का बता रहे हैं ना, वेदर कल का बताएंगे, वेदर परसों का बताएंगे, डेली डे टू डे, डे बिफोर यस्टरडे का बताएंगे, या डे बिफोर टुमारो का बताएंगे। तो ये आपका जो फोरकास्ट होता है वो वेदर होता है, क्लाइमेट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. जो एटमोसफियर में टेम्परेचर होता है वो उसे फील करते हो। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। अगर हॉट है, अगर कोल्ड है, तो वो इसका टेम्परेचर है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर changes on not only between day and night but also from season to season, summer and hotter than winter. तो ये डे नाइट का नहीं है। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर समर में भी होता है, टेम्परेचर विंटर में भी होता है। विंटर में कोल्ड टेम्परेचर होता है, हॉट टेम्परेचर होता है, ऐसे हर टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट होता है। An important factor that influence the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. जो फैक्टर है इसका प्रभाव करता है, इसको प्रभावित करता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन को, टेम्परेचर को, वो है इंसोलेशन। तो इंसोलेशन जो है वो सोलर एनर्जी अर्थ के द्वारा जो इंटरसेप्ट करी जा रही है उसको कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स। आपको पता है जो आपका इक्वेटर है वो वहां पे जो सन की रेंज है वो सीधी पड़ती है, बट जो आपका पोल्स आ जाते हैं वहां पे सन की रेंज टिल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे उतना ज्यादा हीट नहीं पड़ती। वो भी इन सब चीजों को, टेम्परेचर को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि सन की रेंज कंटिन्यूसली इक्वेटर पे पड़ रही है, क्योंकि वो सेंटर में है, तो इसीलिए वहां पे हीट ही ज्यादा रहेगी। जो ऑपोजिट साइड आ गया सन से, वो हिस्से में नहीं होगी हीट, बट नॉर्मली इक्वेटर पे हीट ज्यादा रहेगी। सो यू कैन सी थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर। ये थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर मेजर करता है। ये बैरोमीटर है ये वाला, जो मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसको मेजर करता है बैरोमीटर। तो याद रखना, थर्मोमीटर मेजर करता है टेम्परेचर को, बैरोमीटर मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, रेन गॉग जो है आपका मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की अमाउंट को मेजर करता है। विंड वेन्स क्या करते हैं, शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ये आपने बहुत सारे घरों के ऊपर लगे देखे होंगे, तो ये विंड को शो करता है कि किस साइड से विंड आ रही है, कौन सी विंड है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहाँ से आ रही है। द amount of insolation decrease from the equator toward the poles, therefore the temperature decreased in the same manner। जो आपको पता है, जो मैंने पहले भी बोला आपको, कि जो इक्वेटर पे है वो वहां पे बहुत ज्यादा रहेगी, और डिक्रीज होगी, कहाँ डिक्रीज होगी, पोल्स के ऊपर। नाउ डू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। क्यों कवर्ड है, क्योंकि वहां पे सन की रेंज नहीं आ रही, हीट नहीं पड़ रही, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा ठंड रहती है।
और बर्फ जम जाती है। अगर जिस साइड पे सन नहीं हो, अगर धरती खड़ी हो, हमारी रेवोल्यूशन रोटेशन ना करे, रोटेशन ही ना करे, रेवोल्यूशन तो चलो हो रहा है, रोटेशन ही ना करे, वो मूव ना करे, तो वन साइड हीट ही अगर करेगी और वन साइड में टेम्परेचर बहुत ठंडा रहेगा, फ्रिजिड जोन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा, लाइफ जो है ना तो हीट वाली साइड में पॉसिबल होगी और ना ही ठंड वाली जगह में, फ्रोजन वाली जगह पे लाइफ पॉसिबल होगी। तो इसकी वजह से जो आपकी अर्थ जो है मूव कर रही है, रोटेशन भी कंपल्सरी है, रेवोल्यूशन भी कंपल्सरी है। If the earth temperature rise too high, it would become too warm for some crops to grow. क्रॉप्स भी ग्रो नहीं होंगी अगर वो हीट है। हमें पता है कुछ जो फसलें हैं उनको ज़्यादा हीट भी चाहिए और ठंडा मौसम भी चाहिए। टेम्परेचर इट्स इन सिटीज़ इन मच हायर देन दैट द विलेजेस। विलेज में क्यों कम है? क्योंकि पहले तो आपकी पॉपुलेशन कम होती है, फिर पोल्यूशन कम होता है, व्हीकल्स कम चलते हैं, और विलेज में हरियाली होती है, ग्रीनरी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको ज़्यादा ठंड मिलेगी। और सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फोग होती है, धुआं फैल जाता है, बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, पोल्यूशन बहुत होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारे वर्क करते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिटीज़ में क्या हो जाएगा, आपके गर्मी ज़्यादा होगी। ऊपर से सिटीज़ का जो एरिया होगा वो बहुत पक्का होगा, और जो विलेज है वहाँ पे आपको ज़्यादा मिट्टी मिलेगी, जिसकी वजह से भी फर्क पड़ेगा। द कंक्रीट and metal in building and the asphalt of roads get heated up during the day। तो जो कंक्रीट है, मेटल्स हैं, जो मैं बोल के हटी हूँ ना सिटीज के बारे में, वही चीज आ गई। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग एंड द एस्फल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप बर्निंग द डे। जो आपकी सूरज की रेंज जो है वो जब पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, अगर आपके वहाँ उस एरिया में ट्रीज हैं या मिट्टी है, तो उसके ऊपर उतनी हीट ज़्यादा नहीं होगी, हीट नहीं पड़ेगी उसके ऊपर, जितनी ज़्यादा आपकी पक्के वाली जगह पे होगी, जैसे मेटल रोड वगैरह जो चीज़ें बनी होंगी। अगर मानो कि आयरन जो है उसको अगर आप गर्मियों में टच करो तो बहुत बर्न हो रही होती है। और अगर आप फ्लोर की बात करो, कहाँ कहीं भी चिप्स लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, या रोड वाला एरिया है सड़क के ऊपर, अगर आप वहाँ पे वॉक कर रहे हो नंगे पाँव, इवन कि आप चप्पल पहन के भी करो तो भी आपको बहुत ज़्यादा हीट लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो ज़्यादा अपने अंदर ऑब्जर्व कर रही है, हीट को ज़्यादा ले रही है वो चीज़ें, और खासकर ब्लैक चीज़। तो दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। ये नाइट के दौरान हीट जो है वो रिलीज होती है। Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of cities। तो जो क्राउडर एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बिल्डिंग्स हाई लेवल पे बिल्डिंग्स होती हैं सिटीज़ में, वो ज़्यादा वार्म अपने अंदर ऑक्यूपाई करती हैं, और टेम्परेचर जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेज होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये आपका टेम्परेचर का पार्ट है। So next, air pressure we will read tomorrow. I hope you like the video. Like, subscribe and share my channel. Thank you.